नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 17 मई और 18 मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस भी कर दें। अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो सेशन को, क्लास को एंजॉय करें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी 17 मई और 18 मई के करंट अफेयर्स एक बहुत ही अच्छे स्वरूप में मिल पाएँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे का सेशन। तो क्वेश्चंस पर जाने से पहले हम 17 मई और 18 मई के इम्पॉर्टेंट डेज़ के बारे में जान लेते हैं। 17 मई को पूरे विश्व भर में सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। दरअसल इस दिन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU का गठन हुआ था, जो कि 17 मई 1865 को हुआ था, जबकि पहला इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन साइन किया गया था पेरिस में। सन 2024 में इस डे का थीम है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सन 1969 से इस दिन को ग्लोबली मनाया जा रहा है, पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है एनुअली, हर साल। आगे बढ़ेंगे। 17 मई को ही वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा 17 मई को एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली इस दिन को मनाने का मकसद है लोगों के बीच में हाइपरटेंशन के बारे में अवेयरनेस पैदा करना और लोगों को एनकरेज करना कि वो हाइपरटेंशन जैसे साइलेंट किलर से दूर रहें और इससे बचें और इसे कंट्रोल में रखें। बेसिकली जब हम काफ़ी गुस्सा करते हैं, जो हमारा नेचर गुस्सेला प्रभाव हो जाता है, उससे क्या होता है कि हाइपरटेंशन बढ़ता है, यानी कि BP बढ़ता है। तो बेसिकली इस साल का जो थीम है वो है मेज़र योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। अपने ब्लड प्रेशर को अच्छे से मेज़र कर लीजिए, नाप लीजिए, उसको कंट्रोल करिए और लंबा जिए। आगे बढ़ेंगे। 17 मई को ही नेशनल एंडेंजर्ड स्पेशीज़ डे इस बार मनाया जा रहा है। हालांकि इसका जो डे है वो है 3rd फ्राइडे इन मई। तो इस साल जो मई का 3rd फ्राइडे पड़ा है वो 17 मई को पड़ा है। बेसिकली एंडेंजर्ड स्पेशीज़ वो होते हैं जो कि विलुप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है ना। तो उसको एक टर्म और कहा जाता है इम्पेरिल्ड स्पेशीज़। तो इम्पेरिल्ड स्पेशीज़ वो है जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही ड्रामेटिकली डिक्रीज़ हो रही है और वो एकदम विलुप्त होने की कगार पर आ चुके हैं। तो इस दिन को मनाने का मकसद है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और इम्पेरिल्ड स्पेशीज़ को हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, इसके एफर्ट्स के बारे में जानकारी देना। इस साल का थीम है 2024 का सेलिब्रेट सेविंग स्पेशीज़। आगे बढ़ते हैं। 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है हर साल। 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे या फिर HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे। बेसिकली इस दिन को मनाकर हम क्या करते हैं, जो हज़ारों रिसर्चर, साइंटिस्ट और हेल्थ प्रोफेशनल जिन्होंने कि अपना कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सेफ एंड इफेक्टिव एड्स मेडिसिन, तो उसमें जिन हज़ारों साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, हेल्थ प्रोफेशनल अपने जो एफर्ट्स दिए हैं, उन एफर्ट्स को सराहने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और बेसिकली ये जो एक दिन है मनाने का, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, इसको मनाने से एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है ताकि हम समाज को, कम्युनिटी को एजुकेट कर पाएँ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव HIV वैक्सीन रिसर्च। नेक्स्ट, 18 मई को ही विश्व भर में सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे, जो कि हर साल सेलिब्रेट होता है और इसका मकसद होता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द म्यूज़ियम एंड इट्स रोल इन सोसाइटी, यानी कि म्यूज़ियम के लिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करना। और बेसिकली म्यूज़ियम का रोल क्या होता है सोसाइटी में। से हम कभी म्यूज़ियम जाते हैं तो हमें अपने पास्ट को बारे में जानने को मिलता है। तो उसी तरीके से अगर हम अपने बच्चों को, जो हमारे युवा हैं, उनको भी अवेयर करेंगे, उनको भी प्रमोट करेंगे कि वो म्यूज़ियम जाएँ, देखें चीज़ों को, तो उन्हें भी क्या पता चलेगा, अपने पास्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम ने ही इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे को पहली बार 1977 में मनाया और इस साल सन 2024 में इसकी थीम है म्यूज़ियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। आगे बढ़ेंगे। 18 मई को सेलिब्रेट किया जा रहा है इस बार आर्म फोर्सेस डे,
जो कि वैसे हर साल थर्ड सैटरडे ऑफ मे को आता है, थर्ड सैटरडे ऑफ मे को आता है। बेसिकली ये जो दिन है ये यूएस आर्म फोर्सेस में, यूनाइटेड स्टेट आर्म फोर्सेस में जिन मैन और वुमेन ने अपना अपनी अपनी जान लगा दी और अपनी जान गंवा दी, तो उनके लिए ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है। इस दिन को मनाकर उनको एक श्रद्धांजलि दी जाती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट डिस्कवर्ड एन इको फ्रेंडली सोल्यूशन फॉर ट्रीटिंग मडी रिवर वाटर, यानी कि जो नदी का अगर पानी मटमैला हो गया है, इसमें मिट्टी इंक्लूड हो गई है, तो उस पानी को ट्रीट करने के लिए, सही करने के लिए किस इंस्टीट्यूट ने अभी एक इको फ्रेंडली सॉल्यूशन डिस्कवर किया है, इजाद किया है। ऑप्शंस हैं आपके सामने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापट्टनम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। अब बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो आंसर तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापट्टनम। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके बारे में। बेसिकली IIPE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापट्टनम ने अदर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर एक इको फ्रेंडली सॉल्यूशन डिस्कवर किया है, जिसके तहत वो नदी का पानी जो मिट्टी में उसमें जो मिट्टी मिली हुई है, जो वो मटमैला पानी हो गया है, उसको शुद्ध करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, तो बेसिकली जो सॉल्यूशन बनाया गया है जिससे ये सारा काम किया जाएगा, उसको कह रहे हैं सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक ऑफ मेम्ब्रेन। क्या कह रहे हैं उसको? सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक ऑफ मेम्ब्रेन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो एट द 27th फेडरेशन कप सीनियर नेशनल कॉम्पिटिशन भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में 27th फेडरेशन कप में जो सीनियर नेशनल कंपटीशन हुआ है, उसमें जेवलिन थ्रो, मेंस जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है? नीरज चोपड़ा, किशोर जेना, विकास यादव, मनजिंदर सिंह। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नीरज चोपड़ा। देखते हैं इसके बारे में। 3 साल के बाद नीरज चोपड़ा ने होम कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है एट 27th फेडरेशन कप, जो कि भुवनेश्वर में हुआ। हालांकि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन वो अपने जो प्रदर्शन था उससे बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आए, क्योंकि वो इससे कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते थे। तो आगे बढ़ेंगे। रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देने के लिए इनमें से किसे ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? राजा राम जैन, यशवंत सिंह, चंद्रकांत सतीजा, सुरेंद्र किशोर। करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है इसका, चंद्रकांत सतीजा। देखते हैं इसके बारे में। चंद्रकांत सतीजा जो कि CEO हैं और फाउंडर भी हैं चंद्रा एडमिशन कंसल्टेंट्स की, उनको ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 दिया गया, जो कि मुंबई में इसकी सेरेमनी हुई। बेसिकली जो चंद्रकांत सतीजा हैं वो मोस्ट ट्रस्टेड एडमिशन कंसल्टेंट हैं विदर्भ के। 21 साल से वो एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, और बेसिकली उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को करियर गाइडेंस प्रोवाइड की है, साथ में क्वालिटी एजुकेशन, काउंसलिंग और एडमिशन गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ेंगे। विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस। पूरे विश्व का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? या अनवील मतलब होता है कि उसको एक प्रदर्शित किया है प्रोटोटाइप बनाकर। तो जापान, चाइना, रशिया या इंडिया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जापान। देखते हैं इसके बारे में। जापान ने वर्ल्ड का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप गैजेट हाल ही में अनवील किया, जो कि 5G से 20 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको डेवलप किया है डोकोमो, एनटीटी, NEC और फुजित्सु ने मिलकर। ये 4 कंपनी है, डोकोमो, एनटीटी, NEC एंड फुजित्सु। ये बेसिकली अगर 300 फीट की ऊंचाई पर भी आप अगर हैं तो ये डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, जो कि 100 Gbps की स्पीड पर होगा, और इसे इंडोर एज वेल एज आउटडोर दोनों के लिए टेस्ट किया गया है। हालांकि 6G अभी डेवलपमेंट फेज़ में है, और ये 6G का जो प्रोटोटाइप है ये अभी कमर्शियल यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं है। फिर भी एक अचीवमेंट है कि 6G के लिए भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट किसे इलेक्ट किया गया है? N वेणुगोपाल, कपिल सिब्बल,
AYV कृष्णा, सुमित अरोड़ा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका, कपिल सिब्बल। देखते हैं इसके बारे में। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो कि हाल ही में इलेक्शन हुए उसमें। तो इलेक्शन हुए हैं तो इलेक्ट किया गया है। अगर इलेक्शन ना होते और किसी का नाम अगर लिया जाए तो वो कहलाता है अपॉइंट किया गया है। ये कपिल सिब्बल का चौथा टर्म होगा एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस लॉयर्स बॉडी। इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे एडवोकेट अधीश सी अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया गया है? थर्मन शनमुगारत्नम, ली सीन हुंग, ली हीन लुंग, लॉरेंस वोंग, सुब्रतो गीत। फिर से देख लें। थर्मन शनमुगारत्नम, ली सीन लुंग, लॉरेंस वोंग, सुब्रतो गीत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लॉरेंस वोंग। देखते हैं। लॉरेंस वोंग ने हाल ही में सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली है। इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे ली सीन लुंग, जो कि 2 दशक से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट संभाल रहे थे। और लॉरेंस वोंग ऐसे सिर्फ दूसरे ही PM बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो कि ली फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच 2 कंट्रीज हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू जॉइंटली डेवलप इंटरसेप्टर्स फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल्स? यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान, चाइना एंड रशिया, इंडिया एंड जापान, रशिया एंड इंडिया। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। तो US और जापान ने मिलकर एक एग्रीमेंट में साइन किए हैं, जहां वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए इंटरसेप्टर्स डेवलप करने जा रहे हैं। देखते हैं इसके बारे में। जापान और US हैव साइंड एन एग्रीमेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप इंटरसेप्टर्स फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल्स बाय 2030। 2030 तक ये दोनों देश मिलकर इंटरसेप्टर डेवलप कर लेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए, और इसकी जो कॉस्टिंग होगी वो $3 बिलियन इसकी कॉस्टिंग आएगी। बेसिकली होता क्या है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं उनकी स्पीड और उनकी ट्रेजेक्ट्री बहुत ही इरेगुलर रहती है, जिसकी वजह से उनको इंटरसेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जापान और US इन लोगों ने मिलके इस पर काम करने की बात कही है, और 2030 तक का टारगेट रखा है कि 2030 तक हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने वाले इंटरसेप्टर हम बना लेंगे। और जापान में एक्चुअली दिक्कत क्या है कि चाइना और नॉर्थ कोरिया से उनके संबंध कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं और कुछ टेंशन चल रही है, जिस वजह से जापान ने क्या किया है, अपना डिफेंस का बजट बढ़ाया है और डिफेंस पर ज़्यादा काम कर रहे हैं वो आजकल। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली वर्ल्ड्स हाईएस्ट कंपटीशन पूल हैज़ बीन ओपन्ड इन विच कंट्री? सॉरी, वर्ल्ड का हाईएस्ट कंपटीशन पूल इनमें से किस देश में ओपन किया गया है? नेपाल, म्यांमार, भूटान या बांग्लादेश? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भूटान। तो वर्ल्ड एक्वेटिक्स जो कि विश्व लेवल की संस्था है एक्वेटिक फील्ड में, और भूटान एक्वेटिक्स फेडरेशन, इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया है भूटान का पहला कंपटीशन स्विमिंग पूल। और जो भूटान का पहला कंपटीशन स्विमिंग पूल बनाया गया है ये सी लेवल से 8200 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। तो ये क्या हुआ है कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा कंपटीशन स्विमिंग पूल बन गया है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा कंपटीशन स्विमिंग पूल बन गया है। और जो भूटान है उसने एक्वेटिक के फील्ड में 2019 से काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है, और उनका एम था टू प्रोवाइड टॉप टियर एक्वेटिक फैसिलिटीज़ और प्रमोटिंग एक्वेटिक स्पोर्ट्स। तो ये जो स्विमिंग पूल बन गया है, इससे भूटानीज एक्वेटिक स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है। आगे बढ़ेंगे। रिसेंटली वेयर वॉज थर्ड सेशन ऑफ इंडिया जिम्बाब्वे जॉइंट ट्रेड कमेटी JTC हेल्ड? हाल ही में कहाँ पर इंडिया जिम्बाब्वे जॉइंट ट्रेड कमेटी का तीसरा सेशन हुआ? नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या बेंगलुरु? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका, न्यू दिल्ली। देखते हैं। तीसरा सेशन इंडिया जिम्बाब्वे जॉइंट ट्रेड कमेटी का हाल ही में कंडक्ट हुआ न्यू दिल्ली में। इसको जो चेयर किया गया वो इंडिया की तरफ से प्रिया P नायर और जिम्बाब्वे की तरफ से रोडो M फारानीसी, इन्होंने इसको चेयर किया। बेसिकली जो सेशन हुआ है वहाँ पर फोकस रहा बायलैटरल ट्रेड पर, इन्वेस्टमेंट एंड कोऑपरेशन बहुत सारे फील्ड्स में, जैसे कि हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इकोनॉमी। और दोनों ही साइड्स ने
MOUs को एक्सप्लोर किया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लोर किया है, ताकि दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन अच्छा बने, और साथ में कुछ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच में भी टाइज हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली वेयर वॉज 12th इंडिया मंगोलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन डिफेंस हेल्ड। डिफेंस के क्षेत्र में 12वीं इंडिया मंगोलिया की जॉइंट वर्किंग ग्रुप GWG मीटिंग कहाँ पर हुई? दरखन, बेंगलुरु, उलान बतर, न्यू दिल्ली। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है इसका, उलान बतर। देखते हैं इसके बारे में। 12वीं जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग इंडियन और मंगोलियन डिफेंस मिनिस्टर की अभी हाल ही में हुई है उलान बतर में 16-17 मई में, एज पार्ट ऑफ देयर एनुअल मीटिंग्स। इंडिया का जो डेलीगेशन था उसको लीड किया अमिताभ प्रसाद ने, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिफेंस में, और मंगोलिया का डेलीगेशन को लीड किया ब्रिगेडियर जनरल गेनखुयांग दवाग डोरजी। डिस्कशंस में जो चीज़ें रहीं वो रहीं बायलैटरल कोऑपरेशन, इंडियन आर्म फोर्स की कैपेबिलिटीज़ और पोटेंशियल कोलैबोरेशन इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। दोनों ही साइड अभी तक जो हमारे बीच में संबंध चल रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड दिखे, और साथ में उन्होंने शपथ ली है कि आगे भी इसे कंटिन्यू रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इनमें से कौन इंडिया का 85th ग्रैंड मास्टर बना है? विदित गुजराती, गुकेश डी, वैशाली रमेश बाबू, पी श्याम निखिल। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है, पी श्याम निखिल। तो पी श्याम निखिल बने हैं इंडिया के 85th ग्रैंड मास्टर। पी श्याम निखिल जो कि अभी 31 साल के हैं, उन्होंने 2500 ELO रेटिंग पॉइंट्स 2012 में हासिल कर लिए थे, लेकिन उनको ग्रैंड मास्टर का जो तगमा मिला है उसके लिए उनको 12 साल का वेट करना पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ अपॉइंटेड डेविड सल्वागनिनी एज इट्स फर्स्ट चीफ AI ऑफिसर? इनमें से किसने डेविड सल्वागनिनी को अपना पहला चीफ AI ऑफिसर बनाया है? टेस्ला, UN, नासा या गूगल? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नासा। US स्पेस एजेंसी नासा ने अपॉइंट किया है डेविड सल्वागनिनी को अपना पहला चीफ AI ऑफिसर। इससे पहले डेविड सल्वागनिनी नासा के चीफ डेटा ऑफिसर की पोस्ट संभाल रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। लाइक करें इसे, साथ में अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और कलीग्स के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको भी ये 17 और 18 मई के करंट अफेयर्स मिल पाएँ। लास्ट तक क्लास को देखने के लिए, सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।